नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विकारी शब्द कर रहे हैं। विकारी शब्द में हम संज्ञा को डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। उसके बाद हमने जाना था कि किस तरह संज्ञा पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। तो संज्ञा को हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो दूसरा विकारी शब्द या पद डिस्कस करेंगे वो है सर्वनाम। तो इस क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब परिभाषा तो सरल है, आपने ये स्कूल में भी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम संज्ञा के स्थान पर किस तरह से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी जान लेते हैं। जैसे मैंने नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, उन्हीं से समझते हैं। क्या है ये पंक्तियां? एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर हर बार निराश होकर लौटता था। अब इन पंक्तियों में आपने देखा होगा, जो संज्ञा शब्द है शेर, पद है, ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो ये पद है। तो इस पद की क्या है, बार बार आवृत्ति हो रही है, और जिसके कारण क्या है, ये जो पंक्तियां हैं ये पढ़ने में और सुनने में इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। मतलब संज्ञा की बार बार जो आवृत्ति हो रही है, उसी आवृत्ति को रोकने के लिए हम इस शेर पद की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे संज्ञा, शेर क्या है, संज्ञा है। एक जंगल में एक शेर रहता था। अब यहाँ पे हम शेर की जगह पर वह लिखेंगे। वह बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर को काट के वह शिकार करने निकलता तो शेर को की जगह उसको कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर को फिर काट के वह सर्वनाम प्रयोग करेंगे। वह हर बार निराश होकर लौटता था। अब देखिए, ये जो मैंने कट किए ये हमारे संज्ञा शब्द हैं, और इन संज्ञा शब्दों को काटकर मैंने इनकी जगह पर लिखे सर्वनाम। जैसे वह क्या है, सर्वनाम है। यहाँ भी हमने वह सर्वनाम का प्रयोग किया, और यहाँ पर भी, यहाँ पे हमने उसको का प्रयोग किया। अब इसको पढ़ते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी वह शिकार करने निकलता तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था। वह हर बार निराश होकर लौटता था। अब क्या है, अब इन पंक्तियों को पढ़ने में क्या है, आनंद आ रहा है, और ये अच्छी दिख रही हैं, बोलने सुनने में अच्छी लग रही हैं। तो अब क्या हुआ, ये पंक्तियाँ शुद्ध रूप से लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने संज्ञा जो शब्द थे या पद थे उनको हटाकर उनकी जगह पर प्रयोग किया सर्वनाम शब्दों का। तो इस तरह से ये जो हमारे संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कितने सर्वनाम हैं। अब बात करें सर्वनाम की संख्या की, बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? मैं, तू, यह, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये हमारे पास 11 सर्वनाम हैं। इनसे आगे और भी बनते हैं, पर ये क्या है, ये मूल सर्वनाम है हमारे पास। इसके आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के जो भेद हैं उनको भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे? रूप या उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप और उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से? मौलिक सर्वनाम, जिसको हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं, और दूसरा यौगिक सर्वनाम। अब मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम वही 11 हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े सर्वनाम की संख्या में, और यौगिक सर्वनाम वो होते हैं जो मिलकर बनते हैं। किससे? इन मूल सर्वनामों से ही आगे जो बनेंगे वो हमारे यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? जैसे हमारे पास मैं से बन गया मुझे, तो ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है। जैसे
और दूसरी तरफ हमारे पास है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। तो उस आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप सही उत्तर करेंगे 6 टिक। और रूप या उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा तभी आपने 2 करना है। ऐसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे लिखा भी हुआ है सर्वनाम के भेद या कुल भेद कितने हैं? 6 भेद हैं सर्वनाम के। अब रूप या उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 तरह के प्रकार पढ़े, उनको देख लेते हैं पहले। वो है मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम। अब मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम जो हैं उनकी संख्या है 11। हमने ऊपर भी देखी कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 सर्वनाम हैं जिनको हम मौलिक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है रूप या उत्पत्ति के आधार पर यौगिक सर्वनाम। अब देखिए ये जो यौगिक सर्वनाम है, नाम से पता लग रहा है ये इन्हीं मूल सर्वनामों से बनते हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर ये बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मूल सर्वनाम लिया मैं, तो ये जो हमारे पास मूल सर्वनाम है क्या? मैं, इससे हम क्या बनाएंगे? जब हम इसका वचन बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मैं से हम हो जाएगा। मैं एक के लिए प्रयोग करते हैं और हम बहुत सब ज़्यादा के लिए। मैं से हम, मुझको, मैंने। अब जैसे कारक यूज़ करेंगे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। हमने कारक चिन्ह पढ़े थे ना, का, के, की, रा, रे, री। मैंने आपको बताया था कि जो रा, रे, री है ये हम सर्वनाम में प्रयोग करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे प्रयोग किया, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। तो इस तरह से इन मूल सर्वनामों से बनते हैं हमारे यौगिक सर्वनाम। आपको यहाँ पे ध्यान में केवल यही बात रखनी है कि सर्वनामों की संख्या है 11 और सर्वनाम के भेद हैं 6। अब आगे देखते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। हमें पता है प्रयोग और व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के हैं 6 भेद। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपने पुरुषवाचक सर्वनाम नाम पढ़कर केवल यही नहीं सोचना है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमारे 11 सर्वनाम हैं संख्या में, उनमें से जो 5 हैं वो आ जाते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह। ये हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें प्राणी का बोध होता है। अब प्राणी कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की, कोई भी। तो जहाँ पे प्राणी का बोध होगा वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब इसको भी उदाहरणों से समझते हैं, जैसे वाक्य प्रयोग करके, मैं कल घर जाऊंगा। अब हमें पता है मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन हमें फिर भी देखना है कि इस मैं के पीछे कौन है। मैं कल घर जाऊंगा, तो अब कोई टेबल या कुर्सी तो बोलेगी नहीं कि मैं कल घर जाऊंगा या जाऊंगी। तो इस मैं के पीछे क्या है, हमें बोध हो रहा है कि कोई स्त्री होगी या कोई पुरुष होगा। तो अब इस मैं के पीछे हमें बोध हो रहा है कोई प्राणी है, क्योंकि कोई प्राणी ही तो बोलेगा कि मैं कल घर जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये मैं क्या हुआ हमारा, ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास, आप मोहन से बात क्यों नहीं करते। अब यहाँ पे जो आप है ये क्या है, ऐसे तो हमें पता है ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन क्या इस आप के पीछे हमें किसी प्राणी का बोध हो रहा है?
तो आप मोहन से बात क्यों नहीं करते? अब मोहन से बात करने की बात कही गई है, तो बात कौन करेगा? कोई प्राणी ही करेगा। तो ये भी हमारा क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इसके आगे एक और वाक्य है, यह मेरे घर गया था। अब किसके लिए कहा गया है? यह मेरे घर गया था, तो कोई व्यक्ति होगा ना, वो किसी के घर गया होगा। तो यहाँ पर भी क्या है? हमें प्राणी का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? ये भी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे एक और वाक्य है, इसको भी देख लेते हैं। वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। वह कौन? कोई व्यक्ति होगा, कोई स्त्री या पुरुष होगा, कोई प्राणी होगा। तो वह अब कभी भी यहाँ घर मेरे कभी भी यहाँ नहीं आएगा, तो वो कोई प्राणी है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब सिर्फ ये 5 जो सर्वनाम हमने देखे, यही पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आते हैं। अगर इनका यौगिक रूप आए तो वो भी क्या होगा? अगर इनका यौगिक रूप आए और वो किसी प्राणी का बोध करवाए तो वो भी हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएंगे। तो आगे देख लेते हैं फिर से इनको। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये जो उत्तम पुरुष है ये कौन होता है? ये होता है बोलने वाला, मैं। और इसके यौगिक रूप हैं मुझे, मेरा, हम। तो ये भी आ सकते हैं मैं की जगह पर। तो हमें ध्यान में क्या रखना है? उत्तम पुरुष हो गया हमारा बोलने वाला। इंग्लिश में हम इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन करके पढ़ते हैं प्रोनाउन में। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है जो सुनता है, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष। इसमें हमारा तू, आप या तुम ये आते हैं सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो वह कौन हो सकता है? यह, वह, उसे, उन्होंने। तो जो उत्तम पुरुष होगा, जो बोल रहा होगा, उसमें आएगा मैं, मेरा, मुझको, हम और इनके अन्य यौगिक रूप। मध्यम पुरुष जो सुन रहा होगा वो होगा वो होगा तू, आप, हम या इनके यौगिक रूप। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो होगा यह, वह, उसे, उन्होंने और इसके भी यौगिक रूप। तो आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया होगा। इसको एक और उदाहरण से देखते हैं हम। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य है हमारे पास, मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं आएगा। अब मैंने तुमको बताया, तो बोलने वाला कौन है? मैंने। तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष। तुमको बताया था, तो कौन सुन रहा है? तुमको सुन रहा है, क्योंकि उसको बता रहा है मैंने। तो ये हो गया मध्यम पुरुष कि वह घर नहीं आएगा। अब जिस अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है वह है वह। तो ये हो गया हमारा अन्य पुरुष। देखो ये बोल रहा है, इसके साथ बोल रहा है, ये सुन रहा है और इसके बारे में बात हो रही है। तो ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक और वाक्य है आगे, आप कल घर आ जाना। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि ये जो आप है ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? आप कल घर आ जाना। अभी इसमें क्या हो रहा है? आप कोई व्यक्ति है उसको सुनाया जा रहा है कि आप कल घर आना। तो ये आप क्या है? ये सुनने वाला है। तो ये होगा हमारा मध्यम पुरुष, क्योंकि ये उत्तम पुरुष की बात को सुन रहा है। तो ये है हमारा मध्यम पुरुष। तो ये बात हो गई पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब जो सर्वनाम का दूसरा भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है। देखिए ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कर्ता कारक स्वयं के लिए करेगा प्रयोग।
जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, या इसके यौगिक रूप हैं स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। तो जब भी कर्ता कारक किसी सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए करेगा तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर वाक्य है, वेदांश अपने आप खाना बनाता है। अब अपने आप मतलब वो खुद की बात कर रहा है। अगर आपको अपने आप से भी पता ना चले तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर स्वयं शब्द लगा कर देखेंगे। वेदांश स्वयं खाना बनाता है, तो क्या है, अपने बारे में बात कर रहा है वेदांश, तो ये क्या है, हमारा अपने आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखते हैं, बच्चा अपने आप घर आ गया। अब अपने आप से पता लग रहा है कि बच्चा अपने बारे में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम स्वयं शब्द लगाकर देखेंगे। बच्चा स्वयं घर आ गया, वाक्य सही है, तो इसका प्रयोग भी क्या है, बच्चा अपने लिए कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा निजवाचक। अपने आप यहाँ पे हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से आप निजवाचक सर्वनाम की पहचान करेंगे। जहाँ पे स्वयं, खुद, स्वतः, आप, अपने आप आएगा वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के वाक्य होंगे। मैंने नीचे लिखा भी है, आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं। अपने आप की जगह पर स्वयं लगाकर क्या करना है, अपने आप की जगह पर स्वयं लगाकर देख सकते हैं। यदि आपकी जगह कोई और प्राणी आए तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मतलब जैसे यही वाक्य है, बच्चा अपने आप घर आ गया, लेकिन इसकी जगह या ये है, वेदांश अपने आप खाना बनाता है, वाक्य होता वेदांश खाना बनाता है। तो अपने आप की जगह यहाँ पे वेदांश का नाम आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप न बोलकर सिर्फ वेदांश खाना बनाता है बोला, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जब अपने आप आ रहा है तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब तीसरा देख लेते हैं, जो सर्वनाम का तीसरा भेद है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय से हमें पता लग रहा है कि निश्चितता का बोध होगा। जैसे जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है या किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं, अगर हमें उनके बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है यह वह। क्या आता है इसमें, इसमें आते हैं हमारे यह वह सर्वनाम। वाक्य प्रयोग में पहला वाक्य है, यह किताब मोहन की है। अब हमें पता है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन हमने क्या देखना है कि क्या इसमें किसी चीज़ की हमें ठीक ठीक या निश्चित जानकारी मिल रही है। तो बोला है यह किताब मोहन की है, मतलब कोई किताब दिखाई जा रही है और कहा गया है कि यह किताब मोहन की है, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है और किताब यहाँ पर हमारा संज्ञा है। तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके और उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे दूसरा वाक्य है, यह लड़का कल भी आएगा, सॉरी, वह लड़का कल भी आएगा। अब कोई लड़का है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि वह लड़का कल भी आएगा, तो ये वह भी क्या है हमारा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है। फिर इसके आगे देखते हैं, यह बच्चा बहुत शैतानी करता है। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या कुछ और है। तो यह बच्चा मतलब दिखाया जा रहा है और उसको देखकर कहा जा रहा है कि यह बच्चा बहुत शैतानी करता है, तो यह क्या हो गया हमारा, यह भी हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारे पास वाक्य, यह अभी घर से लौटा है। अब यह
यह अभी घर से लौटा है। अब यह है तो क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इस यह के पीछे हमें किसी प्राणी का बोध हो रहा है कि यह कौन है। अभी घर लौटा है, यह तो कोई व्यक्ति है जो घर लौटा है। और हमने पीछे जाना, अगर हमें इनकी जगह किसी प्राणी का बोध होगा तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तो यहाँ पे यह क्या है, यह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले वाक्य में निश्चयवाचक और दूसरे में पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए कि यहाँ पे यह लिखा है, तो इस यह के पीछे भी तो कोई प्राणी है ना। लेकिन अब आप यह की जगह कोई नाम रखिए, जैसे राम। राम बच्चा बहुत शैतानी करता है, गलत वाक्य है। लेकिन अभी इस यह की जगह पर हम जैसे राम लिखते हैं, राम अभी घर से लौटा है, तो क्या है, वाक्य सही है। तो इस यह के पीछे क्या है, कोई प्राणी है, उसका बोध हो रहा है, कोई नाम आ रहा है, तभी ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन इस यह की जगह हमें किसी प्राणी का बोध नहीं हो रहा है, ये किसी प्राणी को देखकर ही बात कही जा रही है, तो ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे जो हमारा फोर्थ या चौथा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होगा, निश्चितता का बोध ना होकर हमें मतलब किसी भी चीज़ की सही जानकारी नहीं मिलेगी। परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो है कोई और कुछ। इनका भी वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, आपके घर कोई आया है। तो अब आप मुझे बताइए, कोई शब्द से आपको क्या पता लग रहा है? क्या कोई शब्द से आपको ये पता लग रहा है कि कौन आया है, किसकी बात की जा रही है? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ इतना पता लग रहा है कि कोई तो आया है, लेकिन कौन आया है इसका हमें कुछ पता नहीं लग रहा। मतलब हमें उस व्यक्ति का सही या निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा कि कौन आया है। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा वाक्य है, मामी जी कुछ लेकर आए हैं। अब मामी जी आए तो ज़रूर हैं, लेकिन लेकर क्या आए हैं? कुछ लेकर आए हैं। वो कुछ क्या है, हमें इसका बोध नहीं हो रहा है। तो जब हमें किसी चीज़ का बोध या सही सही ज्ञान ना हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है जब हमें किसी भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का सही सही ज्ञान न मिले। तो ये क्या है हमारा, ये कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर जो इसका पांचवा भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम से पता लग रहा है कि प्रश्न होगा। प्रश्न होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कौन और क्या। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो इनके यौगिक रूप हैं वो भी इनमें आते हैं, जैसे किसे, कहाँ, किसने। तो अगर इन शब्दों से प्रश्न होगा तो वो भी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। वाक्य प्रयोग से समझते हैं, क्योंकि वाक्य प्रयोग से जो है हमें चीज़ें आसानी से समझ आती हैं। हमारे पास पहला वाक्य है, तुम्हारे घर कौन आया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हारे घर कौन आया है। प्रश्न पूछा गया है ना, कौन का प्रयोग करके। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे क्या है, संज्ञा के स्थान पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर होता तुम्हारे घर राम आया है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर कौन सर्वनाम का प्रयोग किया गया और ये हमारा बन गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास,
दूसरा वाक्य है, तुमने आज क्या खाया था। अब क्या खाया था प्रश्न हो रहा है, तो जाहिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन अब इस क्या की जगह पर संज्ञा शब्द रखते हैं। जैसे मैंने रखा सेब, सेब क्या है, संज्ञा है। तो तुमने आज सेब खाया था, वाक्य सही है। तो इस क्या से हमें उत्तर जो मिल रहा है वो हमारा संज्ञा शब्द है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या। तुमने आज क्या खाया था। तो ये वाक्य हुआ इसका उदाहरण। अब जो लास्ट भेद है छठा सर्वनाम का, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या है कि हम किसी एक शब्द या वाक्य का संबंध बताएंगे दूसरे शब्द या वाक्य से, वो होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब मैं कोई एक बात कह रही हूँ लेकिन उस बात का संबंध मेरी दूसरी बात से है, तो वो क्या होगा, वो होगा। और जो शब्द संबंध बताएंगे वही तो कहलाएंगे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। इसके जो संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, जो, सो, वो या इनके यौगिक रूप जिसे, जिसका, जिन्हें आदि, ये क्या है, या जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। अब इनको भी उदाहरण के साथ समझते हैं। वाक्य प्रयोग में हमारा पहला वाक्य है, जो जागेगा वो पावेगा। क्या है, जो जागेगा वो पावेगा। तो ये जो और वो क्या है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा, इसका संबंध दूसरे वाक्य से कैसे बताया, जो और वो सर्वनाम का प्रयोग करके। तो ये जो और वो भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला वाक्य है हमारे पास, वह लड़का जिसकी यह किताब है कल आया था। अब एक वाक्य हो गया वह लड़का, दूसरा हो गया यह किताब है कल आया था। अब इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है जिसकी। तो ये जिसकी शब्द क्या हुआ हमारा, यही हमारा संबंधवाचक, क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये संबंध बता रहा है दो वाक्यों के बीच में। वह लड़का संबंध बता रहा है जिसकी यह किताब है कल आया था। तो इस तरह से जो है इन वाक्यों को हम देखते हैं किस तरह से जो हमारा मूल सर्वनाम है या इसका यौगिक सर्वनाम है वो हमें मदद करता है सर्वनाम की पहचान करने में। अब आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि आप है ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। हमें पता है आप क्या है, आप हमारा पुरुषवाचक, देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग हो रहा है। और हमने जो कौन सा तीसरा पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम, वहाँ पे भी हमने देखा था कि आप सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सा सर्वनाम है, क्योंकि ये तो पुरुषवाचक भी है निजवाचक भी है। आपके पास पेपर में वाक्य दिया जाएगा, जैसे वाक्य दे दिया, वेदांश अपने आप खाना बनाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि ये जो आप है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। अगर आपने इनका वाक्य प्रयोग करके नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसका क्या करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे, और कुछ बच्चे इसका क्या करेंगे, निजवाचक सर्वनाम करेंगे। लेकिन आपने वाक्य प्रयोग पढ़ा है तो आपको पता है कि यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग जो वेदांश एक लड़का है वो खुद के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इसीलिए मैं आपको साथ में वाक्य प्रयोग भी करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। तो ये था आज हमारा
सर्वनाम का टॉपिक जिसे हमने कवर किया, इसमें जो है इनके यौगिक रूप हैं, जो जैसे मैं के यौगिक रूप है, एक वचन में, बहुवचन में क्या बनता है, तू का, यह, कौन, इन सब का क्या है, यौगिक रूप है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। ये मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताए, लेकिन मैं इसकी जो है एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, अगर आपने उनको भी देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।